Now we'll understand how do we prepare electrochemical cell and how do we move the electron or current. उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमको दो डब्बा लेना होता है एक डब्बे के बजाय। पहले हमने एक डब्बा लिया था, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, और यहाँ पे आपको दो डब्बा लेना होता है। इस तरह से दो डब्बे लेने होते हैं। इसमें यहाँ पे अब आपको पता है कि ये रिएक्शन है, दिस वन इज रिएक्शन रिटन ओवर हियर, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर बना रहा है। यही सेम रिएक्शंस को हमने ऐसे करवाना है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, करंट, मूवेबल करंट प्रोड्यूस कर सकें। तो हमने यहाँ पे दो डब्बे लिए हैं। एक डब्बे में हमने पहले यहाँ पे आपको जो मेटल दिखाई पड़ रहा है उस मेटल को आप यहाँ पे ले लीजिए, जिंक, और इस रिएक्शन में यहाँ पे जो आपको कॉपर सल्फेट दिखाई पड़ रहा है, इस दूसरे डब्बे में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए, एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। होपफुली अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया है कि अगर इस रिएक्शन, मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के बलबूते पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमने आपको पहले लेक्चर में समझाया कि अगर एक ही डब्बे में ये पूरा रिएक्शन करवा देंगे तो वहां पे मूवेबल करंट मिल नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन मूवेबल कंडीशन में हमको मिल नहीं पाएंगे और हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही करनी है तो उसके लिए हमको दो डब्बा लेना होगा और उस दो डब्बे में इसी रिएक्शन को ही करवाना होगा। अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमने दो डब्बे में क्या किया है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो जो मेटल यहाँ पे हमने लिया है उस मेटल के रॉड को हमने एक डब्बे में लटका दिया है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया है उसको दूसरे डब्बे में ले लिया है। अब ध्यान से देखना है, समझ में आ गया मैंने क्या कहा। दो डब्बा लिया, एक डब्बे में इस मेटल को हमने लटका दिया और दूसरे डब्बे में इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब यहाँ पे अगर हमने जिंक रॉड लिया है तो ध्यान रखना है जिंक का ही एक्वस सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पे तो जिंक का एक्वस सॉल्यूशन आपने ले लिया, यहाँ पे एक्वस जिंक सल्फेट ले लिया। यहाँ पे अगर आपने इस डब्बे में कॉपर सल्फेट लिया हुआ है तो यहाँ पे उसी के मेटल का रॉड लेना है, यानी कॉपर सल्फेट में मेटल कॉपर है तो कॉपर का रॉड यहाँ पे ले लेना है। तो आपने देखा हमने क्या किया, जिंक रॉड लिया है इस वाले डब्बे में और उसको जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में पुट कर दिया और कॉपर सल्फेट दूसरे डब्बे में लिया और उसमें हमने कॉपर का रॉड डिप कर दिया और कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आप किसी भी एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप जिंक को कॉपर के साथ कनेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली ये जिंक जो है वो कॉपर आयन के संपर्क में भी आ जाएगा, इनडायरेक्टली ये जिंक कॉपर आयन के संपर्क में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर जिंक कॉपर आयन के संपर्क में आ जाएगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नियम कहता है कि जो ऊपर वाले मेटल होंगे दे कैन इजिली ऑक्सीडाइज और जो नीचे वाले मेटल होंगे दे विल बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे जिंक को जैसे ही पता चलेगा कॉपर आयन यहाँ पे है तो जिंक विल स्टार्ट आयोनाइजिंग और ये ऑक्सीडाइज करके जिंक प्लस 2 आयंस के फॉर्म में सोल्यूशन में आना शुरू कर देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता जाएगा इस रॉड पे, जिंक आयन सॉल्यूशन में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे इकट्ठा होता जाएगा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है तो पानी हमेशा हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन पे जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पानी ऊपर से ही हमेशा नीचे आएगा, जहां पे पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ पानी मूव करेगा। तो वैसे ही ठीक सिचुएशन यहाँ भी है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है तो बट ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगे हैं और उस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस वन। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुंच गए हैं यहाँ पे क्या होगा, अब ये कॉपर आयन, लेट मी से कि यहाँ पे क्या हुआ, इस डब्बे में कौन सा रिएक्शन हुआ, जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो गए रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन ये रॉड पे मौजूद है, जिंक आयन इस सॉल्यूशन में जा रहा है, दिस वन इज द। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक इनडायरेक्टली कॉपर आयन के संपर्क में आ गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नियम कहता है कि जिंक जो है वो अगर कॉपर आयन के संपर्क में आएगा तो जिंक पहले ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन निकालेगा और उस इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयन एक्वायर करेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा ये कॉपर आयन जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मौजूद है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ पे कॉपर, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन हैव स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, यू गॉट। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे मूव करेगा
तो इसको यहां से इस इलेक्ट्रॉन को समझो कि यहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह जाएगी। अगर जिंक आयन सॉल्यूशन में है और रॉड पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह जाएगी। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन ये मूव ही नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली अपने आप। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। ऐसी सिचुएशन को दूर करने के लिए हमने एक और काम करना है। हमने कोई सा भी एक प्लास्टिक का रॉड लेना है, एक प्लास्टिक का एक पाइप लेनी है और इस प्लास्टिक को की पाइप से इन दोनों को जोड़ देना है। प्लास्टिक की पाइप से इन दोनों कंटेनर को, दोनों डब्बे को जोड़ देना है। अब ध्यान रखना है, इस प्लास्टिक की पाइप में हम क्या करेंगे? इस प्लास्टिक की पाइप में हम कोई भी साल्ट सोल्यूशन, KCl ले लीजिए, KNO3 ले लीजिए, ये साल्ट्स होते हैं। और इन साल्ट को कोई सा भी ले लीजिए आप, या तो KCl लीजिए या पोटेशियम नाइट्रेट लीजिए और इन साल्ट को मिक्स कर दीजिए एगर एगर के साथ। एगर एगर के साथ, ये एगर एगर क्या है मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जैसे भिंडी अगर आपने खाई हो तो भिंडी में जो लिसलिसा पदार्थ निकलता है वो लिसलिसा पदार्थ सेमी सॉलिड नेचर का होता है। और वो सेमी सॉलिड क्या मदद करेगा? वो मदद ऐसे करेगा कि अगर आपने उस लिसलिसे पदार्थ की तरह ही ये एगर एगर होता है, ये एक एल्गी होता है। दिस वन इज ए काइंड ऑफ एल्गी। ये बहुत ही लिसलिसा पदार्थ होता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है। और इस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में जब हम किसी साल्ट को पुट करेंगे तो साल्ट अपना यूजुअल बिहेवियर इसमें शो करता है, यानी साल्ट अपने आयंस में टूट जाएगा एंड वो मूवेबल भी होगा। तो अगर हमने एगर एगर के साथ यहाँ पे किसी भी एक साल्ट को रख दिया है तो यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पे Cl आयन एग्जिस्ट करने लगेगा। साल्ट तो आयनिक फॉर्म में होंगे ना, जब भी हम पानी में डिजॉल्व करते हैं या सेमी सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो अगर ये आयंस के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ तो अब उससे फायदा क्या होगा जरा देखिए। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस टर्मिनल पे जाएगा, इमीडिएटली व्हाट विल हैपन ओवर हियर? वो इलेक्ट्रॉन यूं समझ लो कि क्लोराइड नाम के घोड़े पे चढ़ के फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्लोराइड यहाँ पे आएगा। और जैसे ही क्लोराइड यहाँ पे आएगा, जिंक आयन के साथ क्या होगा? इंटरैक्ट करके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना शुरू कर देगा। या फिजिक्स की लहजे में बोले, फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोज सर्किट में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोज सर्किट में मूव कर रहा है। तो सिंपल इस रिएक्शन को हमने क्या किया? इस रिएक्शन की मदद से ही हमने ये दो डब्बे को लेकर और हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दिया। दिस इज द सिंपल वे यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न ओवर हियर कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके सामने दी हुई है तो उस केमिकल रिएक्शन की मदद से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओ कैसे। आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाओगे। दो डब्बा लेना है, जो रॉड है उसको यहाँ लटकाया और जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पे रख दिया। जिस सोल्यूशन को लिया है उसी के मेटल का रॉड यहाँ पे लटका दिया, जो रॉड यहाँ पे लटकाया है उसी का सोल्यूशन आपने ले लिया, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन मूव, ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं मूव करेंगे क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। सर्किट क्लोज करने के लिए आपने एक यहाँ पे ट्यूब सा लिया जिसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। हम डेलिबरेटली और अच्छे से बात करेंगे साल्ट ब्रिज का, लेकिन फिलहाल तो हमने वर्किंग डायग्राम बताया आपको। यहाँ पे हमने साल्ट ब्रिज ले लिया है। साल्ट ब्रिज एक कनेक्शन की तरह काम कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली मूव करा रहा है अलोंग द क्लोज सर्किट। तो अब यहाँ पे आपने देखना होगा कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने इस रिएक्शन की मदद से तैयार किया है उसमें दो हाफ सेल हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हाफ सेल है इसको पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाफ सेल आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको हम लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं या ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमेशा एनोड बोला जाता है। तो यहाँ पे ये एनोड की तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह काम करेगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे थे ना, तो इलेक्ट्रॉन की जमा होने की वजह से इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज क्या? नेगेटिव टर्मिनल। दिस विल हैव
negative charge, so it is also called as negative half cell. और आपको लर्न करके रखना होगा यहाँ पे लोन वर्ड, लोन LOAN, लोन वर्ड अगर आप याद रखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आपको याद रहेगा। जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस में कहा था कि पालो याद कर लो। इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने बताया था कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये ध्यान रखना होता है, क्यों आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो ये आपका लेफ्ट हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल है या नेगेटिव हाफ सेल है। और सिमिलरली यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि दिस वन इज द राइट हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल, या फिर हम बोले कैथोड हाफ सेल, या फिर हम कहेंगे इट इज ए पॉजिटिव हाफ सेल। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसके वर्किंग डायग्राम को तैयार किया। और अब अगर हम लास्ट बात करने की कोशिश करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आप बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम दिस एनोड टू कैथोड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। आपने ध्यान दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां पे मूव करता है, लेकिन दिस वन इज द एक्सटर्नल सर्किट, दिस वन इज द एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनली अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नाम के घोड़े पे चढ़ के इधर आ रहा है। तो इंटरनली इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है, कैथोड टू एनोड। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो एनोड से कैथोड एक्सटर्नल सर्किट पे मूव कर रहा है और कैथोड से एनोड इंटरनल सर्किट के थ्रू मूव कर रहा है। The important thing to remember is in the electrochemical cell, the movement of electron always takes place from anode to cathode through external circuit and from cathode to anode through internal circuit. This is it. This is all about electrochemical cell. We will learn more. Till now,